आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे ग्राम पंचायत अधिकारी प्रैक्टिस सेट 2 से। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड किया जा चुका है और ये एग्ज़ाम आपका 27 अप्रैल को कंडक्ट किया जाना है, तो उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे पहले क्वेश्चन से। इसमें 65 क्वेश्चन ग्रामीण परिवेश के, 15 कंप्यूटर के और 20 क्वेश्चन यूपीजीके से संबंधित हैं। पहला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन की संस्था सरकार के किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है। ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन कहा गया है लॉस्की द्वारा, वैज्ञानिक लॉस्की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लॉस्की द्वारा ये कथन कहा गया है। अगला है, भारत में पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो पंचायत दिवस है ये मनाया जाता है 24 अप्रैल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ था, वो जो लागू हुआ था वो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। कब? 24 अप्रैल 1993 को। तभी से ये पंचायती दिवस है, जो पंचायत दिवस ये प्रतिवर्ष 24 अप्रैल में मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पंचायती राज प्रणाली के तहत पंचायत समिति गठित होती है, तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, खंड स्तर पर। उत्तर प्रदेश में पंचायत राज प्रणाली के तहत पंचायती समिति का गठन खंड या ब्लॉक स्तर पर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। और अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। जो पंचायतों का चुनाव होता है ये निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? ये राज्य सरकार द्वारा संचालित है, तो राज्य सरकार द्वारा ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और पूछा जाए किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 243 के, इम्पोर्टेंट ये अनुच्छेद है, याद रखेंगे 243 के। इसके अंतर्गत जो पंचायत होती है, नगर निगम होते हैं, नगर पालिका होते हैं, जिला परिषद, इन सब का चुनाव कराया जाता है राज्य सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज प्रणाली अधिनियम के किस धारा में महिलाओं के आरक्षण की बात कही गई है? जो पंचायती राज अधिनियम है यूपी का, इसके अंतर्गत 11A का सब आर्टिकल 4 या 4, इसमें महिलाओं के आरक्षण की बात कही गई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, ग्राम सभा, जब ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के 1/5 सदस्यों की मांग पर कोई बैठक बुलाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो कितने दिन के अंदर उक्त बैठक बुलाई जाती है? तो ये 30 दिन के अंदर ये बैठक बुलाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट है, जिला पंचायत का चुनाव कौन करता है? जिला पंचायत का जो चुनाव है ये जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा? जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और ये जो जिला पंचायत होती है इसका गठन जिला स्तर पर किया जाता है। नेक्स्ट है, पूरे प्रदेश में, क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे, पूरे प्रदेश में पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? इसमें से थोड़ा क्वेश्चन होगा, कुछ लोग राजस्थान में टिक करेंगे। राजस्थान इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है पूरा प्रदेश में पंचायती व्यवस्था लागू करने वाला जो पहला राज्य था, संपूर्ण राज्य, ये था आपका आंध्र प्रदेश। यहाँ पर 1959 में पूरे राज्य में ये पंचायती व्यवस्था लागू की गई थी। कब? 2 अक्टूबर 1959 में। और यदि जब राजस्थान कब टिक किया जाता है, जब पूछा जाता है कि पूरे प्रदेश में पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला पहला जिला कौन सा था, तब वो राजस्थान का नागौर जिला था। तो ये थोड़ा करेक्शन याद रखेंगे, जो पूरे प्रदेश की ही बात हो जाए, जिला का नाम ना देकर तो आंध्र प्रदेश लगाएंगे, और अगर ऑप्शन में दिया है, अगर नहीं दिया है तो राजस्थान लगाएंगे, जहाँ की पहला जो जिला बना था पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला, नागौर जिला। और इसकी शुरुआत तब 1959 से तत्कालिक जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे उनके द्वारा इसकी व्यवस्था की शुरुआत की गई। फिर अगला है, गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में क्या कहा जाता था? पंचमंडली। गुप्त काल में ग्राम सभा को जो मध्य भारत में पंचमंडली के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और जो ग्राम का सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको महतर या ग्रामीण के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज द्वारा यह घोषित किया गया कि ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है?
किस अंग्रेज द्वारा ये घोषित किया गया था? तो ये 1917 में मॉन्टेग्यू द्वारा ये घोषणा की गई थी कि ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 1917 मॉन्टेग्यू याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए लाभकारी रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी? जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1989 से। 1989 से जवाहर ग्रामीण योजना जो रोजगार योजना है, इसका संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगार हैं और जो अल्प रोजगार है पुरुष या महिला, उनके लिए लाभकारी योजनाओं से संबंधित है जवाहर रोजगार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? तो यूपी में विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का ये जो गठन किया गया था, ये 1995 में किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1995। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज का महत्व क्या है? पंचायती राज का महत्व स्थानीय सरकार की स्थापना करना, ठीक है, स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, ये भी पंचायती राज का महत्वपूर्ण कार्य है। और प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि पर विशेष बल देना, जो प्राथमिक जरूरतें या आवश्यकताएं हैं इनका भी देश देना, मतलब इनको भी अच्छी दिशा में ले जाना, ये भी पंचायती राज का ही महत्व या उद्देश्य है। तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचायत क्षेत्रों के लिए विकास योजना प्रतिवर्ष किसके द्वारा तैयार की जाती है? जो पंचायती क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर जो विकास योजनाएं शुरू की जाती हैं प्रतिवर्ष, ये किसके द्वारा तैयार की जाती है? ये तैयार की जाती है ग्राम पंचायत द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी उसको हो जाएगा। प्रतिवर्ष पंचायती क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार की जाती है ग्राम पंचायत द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत समिति निर्धारित की गई है? तो उत्तर प्रदेश में 6 जो ग्राम पंचायत समिति है ये निर्धारित की गई है, 6 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और जैसे कि नियोजन एवं विकास समिति, और दूसरी शिक्षा समिति, फिर स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, फिर निर्माण समिति, निर्माण कार्य जो होते हैं उससे संबंधित समिति होती है, फिर प्रशासनिक समिति और जल प्रबंधन समिति, ये कुल मिलाकर 6 ग्राम पंचायत समितियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पीठासीन अधिकारी जो मतदान अध्यक्ष होता है उसको पीठासीन अधिकारी बोलते हैं। इसकी नियुक्ति की जाती है निर्वाचन अधिकारी द्वारा। इसके द्वारा निर्वाचन अधिकारी द्वारा। निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रत्येक मतदान स्थल के लिए एक मतदान अध्यक्ष या जिसे पीठासीन अधिकारी बोलते हैं उसकी नियुक्ति की जाती है। और एक ही व्यक्ति को एक से अधिक मतदान स्थल के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में असत्य कथन है, इसमें गलत कथन बताना है, कौन सा है? राज्य निर्वाचक आयुक्त एक संवैधानिक पद है, सही है, ये भी संवैधानिक पद है। फिर है इसकी नियुक्ति विधानमंडल द्वारा की जाती है। क्या इसकी नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयुक्त की विधानमंडल द्वारा की जाती है? विधानमंडल द्वारा तो कोई नियुक्ति नहीं की जाती है, इसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। तो ये ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, इसमें पूछ रहा है असत्य कथन। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। और अगला पॉइंट है, ये पंचायत संबंधी निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। और इसे राज्यपाल द्वारा कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं, ये भी कथन ठीक है। ऑप्शन नंबर बी था, ये असत्य था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से असत्य कथन की पहचान करनी है। गलत कथन इसमें से कौन सा है? पंचायत में अनुसूचित जाति के लिए एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ये भी ठीक है, 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। फिर है, पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए भी 1/3 आरक्षण की सुविधा की गई है, ये भी ऑप्शन इसका करेक्ट दिया हुआ है। फिर अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। तो इसमें 50% आरक्षण दिया गया है? नहीं, इसमें 1/3 जो अभी ऊपर लिखा हुआ है, 1/3 ये आरक्षण दिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा, ये कथन मतलब गलत हो जाएगा। फिर अगला है, क्योंकि ये जो 50% है ये
एक तिहाई जो सम्मिलित की गई इसमें महिलाएं, अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाएं भी शामिल है, तो वही एक तिहाई आरक्षण वाला सही है, तो ये वाला ही गलत हो जाएगा। फिर है महिलाओं के लिए आरक्षण का अनुपात राज्य विधानमंडल द्वारा एक तिहाई से अधिक किया जा सकता है क्या? विधानमंडल, तो हाँ, महिलाओं के लिए जो आरक्षण का अनुपात है ये राज्य विधानमंडल द्वारा एक तिहाई से अधिक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी एक तिहाई है। ये राज्य विधानमंडल अपने अनुसार बढ़ाया घटाया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या का ऐसी निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में समान होगा? ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? ये सब आर्टिकल वाले अनुच्छेद तो काफी टफ होते हैं, लेकिन अनुच्छेद 243 गा का सब आर्टिकल 1 में ये कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान राज्य के विवेक पर आधारित है? राज्य के विवेक पर आधारित है, ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। ग्राम पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का माध्यम, ये भी ठीक है। राज्य वित्त आयोग का गठन, ये भी ठीक है, राज्य सरकार के विवेक पर ही आधारित है। आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय संबंधी योजनाएं भी राज्य सरकार द्वारा ही निर्धारित या तय की जाती है, तो ये भी राज्य सरकार के विवेक पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तृतीय आम चुनाव के बाद प्रदेश की पंचायतों की संख्या कितनी थी? तो तीसरे आम चुनाव के बाद पंचायतों की संख्या थी, ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट हो जाएगा 72,233। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जो तृतीय आम चुनाव था ये हुआ था 1959 के आसपास हुआ था, और जो पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना थी 1960 से 61 तक चालू हुई थी, और शुरुआत भी 1959 से हुई थी पंचायती राज व्यवस्था की, इसलिए तीसरी आम चुनाव वाला पूछ लिया गया है। 72,233 ये पंचायतों की संख्या थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, इस योजना की शुरुआत याद रखेंगे 12 अप्रैल 2005 से ये जो योजना है चालू है, और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य जैसे पूर्णता से कार्य कर रही जो सामुदायिक स्वामित्व के स्वास्थ्य प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं जो ग्रामीण में, जैसे कि आशा जो होती है, आशा बहू, ये भी ठीक है। जननी सुरक्षा योजना भी इसमें सम्मिलित है। आयुष मतलब स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं भी सम्मिलित है, और इसमें जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम भी सम्मिलित है, और स्वास्थ्य बाल स्वास्थ्य केंद्र। लेकिन ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा का इससे संबंध नहीं है, ये स्वास्थ्य योजना है ना, तो बीमा से संबंधित ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है, ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के कुल कितने चरण हैं? तो ग्राम पंचायत विकास योजना के कुल जो चरण है ये है आपके 5 चरण, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। जो ग्राम पंचायत है उसको विकास या समग्र विकास हेतु जो ग्राम पंचायत द्वारा योजना चलाई जाती है, ये इनके निर्माण 5 चरणों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वित केंद्रीय कार्यक्रम है? तो कार्यक्रम देख लेंगे, जो योजनाएं होती है उससे ही संबंधित है ग्राम पंचायत स्तर पर। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो ये भी ठीक है, जो आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में उससे संबंधित है, मतलब ये इस योजना की आप डेट याद रखेंगे, डेट क्या, सन याद रखेंगे, ये सभी डेट नहीं याद रख सकते। 2016 से ही चालू है। फिर है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मतलब रोजगार से संबंधित, तो ये भी 2011 से चालू है। फिर है जो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सन 2000 से संचालित है। कब से? सन 2000 से। ये काफी बार एग्जाम में पूछी भी गई है, तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर ये योजनाएं चलती हैं। अगला क्वेश्चन है, 2021-16 की अवधि में राज्यों की 41% हिस्सेदारी के अंतर्गत कितनी राशि मिलने की संभावना है? ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है कि 2021-26 की अवधि में राज्यों की 41% हिस्सेदारी के अंतर्गत कितनी राशि मिलने की संभावना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर दिया गया है, ये इसका राइट आंसर है 42.2 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त होते हैं। तो जो वित्त आयोग का, पहले तो वित्त आयोग जो संविधान के अनुच्छेद 280 में दिया गया है, इसको याद रखेंगे, और इसके अंतर्गत एक अध्यक्ष होता है और
4 अन्य सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, और इनकी नियुक्ति मतलब राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। फिर है राज्य वित्त आयोग के अनुसार कुल विभाज्य पुल का पंचायती राज संस्थाओं को कितना प्रतिशत दिया जा रहा है? तो दिया जा रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 40%। राज्य वित्त आयोग के अनुसार कुल विभाज्य पुल का पंचायती राज संस्थाओं को 40% और जो नगर निकाय हैं उनको 60% प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट है राज्य वित्त आयोग निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा? पढ़ेंगे पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधार के लिए आवश्यक उपाय। ठीक है, ये भी सिफारिश की जा सकती है राज्यपाल को। फिर ऐसा मामला जो पंचायतों के मजबूत वित्त के लिए हो, ये भी ऑप्शन ठीक है। फिर राज्य की समेकित निधि कोष से पंचायतों को दी जाने वाली अनुदान सहायता, ये भी ठीक है। इनमें से सभी मतलब उपरोक्त सभी ऑप्शन ये सारे सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन है पंचायतों द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संप्रेक्षा करने के लिए उपबंध किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है राज्य विधानमंडल द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायतें द्वारा जो लेखे रखे जाने वाले सभी जो लेखाएं होते हैं उनकी संप्रेक्षा करने के लिए ये एक कानूनी उपबंध है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा और राज्य विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है राज्य के भीतर राज्य क्षेत्र को रजिस्ट्रीकरण खंडों में विभक्त करने की शक्ति किसके पास होती है? ये होती है राज्य सरकार के पास। राज्य के अंदर जो जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं राज्य सरकार के ही से ही संचालित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राज्य सरकार। फिर है जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के किस धारा के अनुसार रजिस्ट्रार को अपने क्षेत्र में गठित होने वाले जन्म मृत्यु की सभी घटनाओं का विवरण रखना अनिवार्य होता है? किस धारा में ये कहा गया है? ये धारा 7 धारा 7 में ये कहा गया है जो जन्म मृत्यु से संबंधित प्रपत्र होते हैं तो ये रजिस्ट्रार द्वारा रखे जाते हैं। किस धारा के अंतर्गत? धारा 7। फिर है धारा 7 इसकी है जो जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1959 है, 1969 है, इसके अंतर्गत जो धारा 7 है उसमें कहा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संगठन के संदर्भ में जिला रजिस्ट्रार के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये कार्य करते हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, CMO। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो चिकित्सक होगा वही तो जन्म मृत्यु संबंधित जो प्रपत्र है ये तैयार कर सकेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। और कौन कार्य देखता है? CMO देखता है। फिर नेक्स्ट है ई पंचायत मिशन मोड परियोजना संबंधित है। ई पंचायत मिशन मोड परियोजना किससे संबंधित है? ये संबंधित है ग्रामीण को सशक्त और रूपांतरित करने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा क्या? कौन सा? सी, ई पंचायत मिशन मोड ग्रामीण भारत को सशक्त और रूपांतरित करने से संबंधित है। अगला है समर्थ अभियान की अवधि क्या है? तो ये समर्थ अभियान ये चलाया गया था जो आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव विजन के रूप में चलाया गया था। उसका नाम था समर्थ अभियान। और ये कब से कब तक चलाया गया था? तो 1 फरवरी 2023 से 15 अगस्त 2023 तक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव से संबंधित अभियान था ये। फिर नेक्स्ट है सामान्य सेवा केंद्र CSS या कॉमन सर्विस सेंटर किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स IT मंत्रालय की द्वारा ही संचालित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो सामान्य सेवा केंद्र होते हैं जैसे कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना होती है इससे ही संबंधित है। इसके अंतर्गत जैसे जनसेवा केंद्र होते हैं और CSP पोर्टल होता है, जैसे कस्टमर सर्विस पॉइंट, ये सब किसके द्वारा संचालित होती हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स IT मंत्रालय द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2014। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस योजना के तहत जो प्रत्येक संसद सदस्य एक ग्राम पंचायत है उसको गोद लेता है और उसकी बुनियादी ढांचों के बराबर सामाजिक विकास में बढ़ावा देता है, उससे संबंधित है ये योजना।
फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, समग्र आवास योजना प्रारंभ हुई। तो ये समग्र आवास योजना 1999 से 2000, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। तो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1993 से हुई है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। और इस योजना का उद्देश्य सांसदों को मुख्य रूप से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों से संबंधित ये कार्यक्रम है। फिर है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना कब शुरू की गई या कब प्रारंभ हुई। तो ये 1990 में स्टार्ट हुई थी, 1990 से 2000, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये योजना स्वरोजगार के सभी जैसे पहलू होते हैं, स्वयं सहायता समूह, प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और जो बाजारी होती है उस गरीबों के लिए एक समग्र पैकेज, मतलब जो स्वरोजगार से संबंधित स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय कर कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो जो रोजगार योजना है, काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इसको मिलाकर एक योजना बनी, कौन सी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसका नरेगा नाम दिया गया। और ये कब से प्रारंभ हुई, 2005 से, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अब इसका क्या नाम कर दिया गया है, इसका 2009 सन 2000 से इसका नाम कर दिया गया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको मनरेगा के नाम से जानते हैं। इसमें एक परिवार के वयस्क जो सदस्य होते हैं उसको वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का रोजगार देने से संबंधित योजना है ये जो रोजगार गारंटी योजना है, ठीक है, मनरेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना 1975, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो निगम प्रदेश में, ये निगम जो है, ये विकास निगम, ये प्रदेश में निवास करने वाले जो गरीब व बेरोजगार अनुसूचित जाति के लोग होते हैं उनके लिए स्वरोजगार योजनाएं संचालित करता है। फिर नेक्स्ट है, सामान्य सेवा केंद्र CSC पर कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो CSC अभी बताया था, जो सामान्य सेवा केंद्र होते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, इसके द्वारा कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो जन प्रमाण पत्र जो जन सेवा केंद्र होते हैं वही है, पासपोर्ट, आधार कार्ड, नामांकन, ये सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित है। फिर अगला है, BLE क्या होता है। ये भी CSC से ही संबंधित है। BLE मतलब होता है विलेज लेवल एंटरप्रेन्योरशिप। विलेज लेवल एंटरप्रेन्योरशिप, ये ग्राम स्तरीय उद्यमी होते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में इनका अपना CSP होता है, मतलब कॉमन नहीं, कस्टमर सर्विस पॉइंट होता है। इसमें दिखा है BLE का प्रमुख हितधारक होता है जो ग्रामीण क्षेत्र में अपना खुद का CSP सेंटर चलाता है। ठीक है। फिर है, वे ग्रामीणों को आवश्यक कार्यों में सहायता देता है। सही है, जैसे जनसेवा केंद्र में सभी सुविधाएं दी जाती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वही चीज़ है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, A और B दोनों ही सही है। ये जो CSP है, ये जो बैंक की सेवाएं दी जाती हैं उनसे संबंधित है, सभी उसमें सभी इंक्लूड हो जाता है, सेवाएं हो गया, योजनाएं हो गई। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत सचिवालय में क्या 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 उपलब्ध रहता है। तो ग्राम पंचायत सचिवालय में जन्म मृत्यु रजिस्टर प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रपत्र, परिवार रजिस्ट्री और उपस्थिति पंजिका, ये उपयुक्त ये सभी चीज़ें ग्राम पंचायत सचिवालय में उपस्थित रहती हैं, इनसे संबंधित सारे दस्तावेज। फिर नेक्स्ट है, संविदा पर अपनी सेवाएं, 45 क्वेश्चन है, यहाँ 5 लिखा है। संविदा पर अपनी सेवाएं देने वाले पंचायत सहायक को प्रतिमाह भुगतान कौन करता है। तो जो प्रतिमाह भुगतान करता है ये ग्राम पंचायत द्वारा ही किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। संविदा पर अपनी सेवाएं ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराने वाले जो पंचायत सहायक को अपनी सेवाओं के बदले प्रतिमाह जो धनराशि का भुगतान है ग्राम पंचायत द्वारा जो वित्त आयोग की धनराशि मिलती है और जिसमें योजना सारी शामिल होती हैं। ग्राम निधि के लिए जो कोष दिया जाता है उसमें योजना, ये इन सब के लिए जो प्रशासनिक मद दिया जाता है उससे ही उनको धनराशि दी जाती है। फिर अगला है, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत संपूर्ण स्वच्छता अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया।
ये प्रारंभ किया गया 2000 से 2001 के मध्य ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत संपूर्ण स्वच्छता अभियान। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। शुरुआत में ये 12 जनपदों से शुरू किया गया था, फिर चरणबद्ध सभी जनपदों में। फिर अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स के निर्माण में पंचायत का योगदान कितना प्रतिशत का होता है? तो जो सामुदायिक शौचालय होते हैं इसमें नहाने वहाने और कपड़ा धोने जैसे जलपूर्ति की सुविधाएं दी जाती हैं। इसमें जो पंचायत का योगदान होता है ये होता है 20%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पशु चिकित्सा देखभाल सेवाओं की व्यवस्था करने का अनुरोध किससे किया जा सकता है? तो पशु चिकित्सा देखभाल सेवाओं की व्यवस्था करने का जो अनुरोध है पंचायत सचिव द्वारा भी, पंचायत अध्यक्ष द्वारा भी और प्रधान से भी, मतलब इन तीनों से ही अनुरोध किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, पंचायत में शिकायत निवारण को सही तरह से कैसे लागू किया जा सकता है? पंचायत में शिकायत निवारण को सही तरीके से कैसे लागू किया जा सकता है? शिकायतों को सुनना ये भी ठीक है, कारगर में ढंग से समाधान ये भी ठीक है, सरपंच तथा पंचायत सचिव नागरिकों के लिए सुलभ होना चाहिए ये भी ठीक है। इन सभी उपयुक्त सभी के द्वारा ही पंचायत में शिकायत निवारण की प्रणाली को ठीक किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, जल जीवन मिशन कब प्रारंभ किया गया था? जल जीवन मिशन प्रारंभ किया गया था 15 अगस्त 2019। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जल जीवन मिशन 2019 से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो जननी सुरक्षा योजना जो है ये 2005 से संचालित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो भी जननी सुरक्षा भी एक आया था पॉइंट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आया था ना NHM करके, तो उसके ही अंतर्गत ये योजना है। और जो स्वास्थ्य मिशन योजना ये कब चालू की गई थी 2005, तो उसमें ही ये रिलेट हो जाएगा जननी सुरक्षा योजना। फिर अगला है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों को वर्ष 2022 से संशोधित करते हुए LSDG के कितने विषयों के साथ संरेखित किया गया है? तो ये किया गया है 9 विषयों के साथ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, जल संरक्षण और संवर्धन पर शानदार काम करने के लिए किस गांव को वर्ष 2022 का तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया धसपड़ गांव अल्मोड़ा उत्तराखंड का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 22 का क्वेश्चन है लेकिन 22 में करंट का हो सकता है क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन है, ग्राम विकास मंत्रालय की निम्न में से कौन सी जिम्मेदारी है? ग्राम विकास मंत्रालय की क्या जिम्मेदारी होती है? कार्यक्रमों का अनुवीक्षण करना, ठीक है, धन के केंद्रीय हिस्से को जारी करना, ठीक है, समन्वय और निर्देशन करना ये भी ठीक है, योजना और नीति बनाना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चारों ही ग्राम विकास मंत्रालय के कार्य हैं और जिम्मेदारियां। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की गई। तो ये कब से योजना प्रारंभ की गई है? सन 2000 से। अंत्योदय अन्न योजना ये जैसे कि जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जो आबादी जैसे निर्धनता वर्ग के बीच जो भुखमरी को कम करने के उद्देश्य से ये अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की गई। फिर है 20 सूत्री कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 20 सूत्री कार्यक्रम। ये जो 20 सूत्री कार्यक्रम है ये इंदिरा गांधी द्वारा मतलब उनके जो प्रधानमंत्री तत्कालीन इंदिरा गांधी थी उनके द्वारा ये 1975 में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें 20 सूत्री कार्यक्रम में जैसे बहुत सारे चीज़ें थी जैसे कि गरीबी, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आवास, भूमि, इन सब चीज़ों से संबंधित 20 सूत्री कार्यक्रम था और इसकी शुरुआत उन सब में जोड़ दिया गया और इसकी शुरुआत 1975 में की गई। फिर अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना किस राज्य की योजना है? मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है जो कि 2018 में प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांवों को आधारभूत संरचनाओं से संबंधित क्रियाकलाप किए जा सकते हैं। गांवों को आधारभूत संरचनाओं से संबंधित क्रियाकलाप किए जा सकते हैं जैसे बेघर कच्चा मकान वाले को पक्का मकान देकर, ठीक है, पेयजल की सुविधा करके भी उसकी सुविधा को अच्छा बनाया जा सकता है,
फिर है मुख्य सड़क नेटवर्क तथा बारहमासी सड़क संपर्क, उपयुक्त सभी करके। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्राम स्वराज की संकल्पना किसने दिया था? तो ग्राम स्वराज की संकल्पना का दिया था उद्देश्य गांधी जी, महात्मा गांधी जी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उनका कहना था कि जब ग्रामों का विकास होगा तो उससे ब्लॉक और जिला का भी विकास होगा। ये इसके अंतर्गत कहा गया था। ग्राम स्वराज संकल्पना का ये उद्देश्य था और महात्मा गांधी जी द्वारा ये कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की घोषणा कब की गई? तो मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना की शुरुआत या घोषणा की गई अप्रैल 2017 से। जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं पंचायत, उनसे संबंधित है, उनको प्रोत्साहन पुरस्कार देने से संबंधित है। अप्रैल 2017 से चालू की गई। फिर है आदर्श ग्राम पंचायत में सम्मिलित है। आदर्श ग्राम पंचायत में शिक्षा युक्त पंचायत ठीक है, जेंडर रोजगार युक्त पंचायत ये भी ठीक है, स्वच्छता व हरित पंचायत ये भी ठीक है, स्वस्थ पंचायत भी हो सकती है, उपयुक्त सभी मिलकर ये आदर्श ग्राम पंचायत बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, जन्म मृत्यु के पंजीकरण से संबंधित जिला स्तर का अधिकारी होता है। जन्म मृत्यु जो प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, इससे संबंधित जो जिला स्तर का अधिकारी होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे जिला रजिस्ट्रार बोलते हैं। जिला स्तर का है तो जिला रजिस्ट्रार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम पारित किया गया। ये कब पारित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1947, दिसंबर 1947। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम ये पारित हुआ दिसंबर 1947 को। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब आया? स्वतंत्रता के बाद जन्म और मृत्यु पंजीकरण, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 1969। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाने में पंचायत की मदद करता है। गांव के विकास कार्यों के लिए पंचायत बनाने में मदद किसके द्वारा की जाती है? तो ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ग्राम पंचायत सचिव। फिर यहाँ से अब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे कंप्यूटर सेक्शन के। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। तो प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर का जो प्राकृतिक डाटा साइज सीपीयू के आधार पर एक शब्द का आकार एक कंप्यूटर से दूसरे में भिन्न होता है। कंप्यूटर में एक निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर की गति को डैश के रूप में जाना जाता है। माइक्रो प्रोसेसर की गति को मेगा स्पीड, घड़ी की गति, बिट गति या चक्र गति, तो क्लॉक स्पीड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्लॉक स्पीड। और इसको मेगा हर्टेज या गीगा हर्टेज में भी मापा जाता है। ऑप्शन में वो भी मिल सकता है, मेगा स्पीड नहीं होता है, मेगा हर्टेज होता है। अगला क्वेश्चन है, एआई कंप्यूटिंग डैश पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटिंग डैश और डैश पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें फिलअप किया जाएगा जो वर्ड है, क्या फिलअप किया जाएगा इसमें? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अगर करके देखें, एआई कंप्यूटिंग ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटिंग डेटा और सूचना पर ध्यान केंद्रित करता है। इसको फिल किया जाएगा तब ये सेंटेंस पूरा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। फिर अगला क्वेश्चन है, एनएलपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? एनएलपी क्या होता है? ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, प्रोग्रामिंग नहीं है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, एनएलपी का पूरा नाम होता है। इसमें पूछा है कौन सा विकल्प सही नहीं है। एनएलपी अप्रत्याशित है, पहले और पढ़ लेंगे। जो एनएलपी होता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा होता है और इस टेक्निक से उपयोग करके मशीनों द्वारा मानव की भाषाओं को समझने और उसका विश्लेषण करने से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे, एनएलपी एक अप्रत्याशित है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एनएलपी को अत्यधिक की स्ट्रोक्स की आवश्यकता होती है,
तो ये पॉइंट इसका सही है। एनएलपी जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है, इसको अधिक कीस्ट्रोक की आवश्यकता होती है कि और ये काम भी बहुत कुशलता से करता है, और ये उन इसकी भाषाओं को संवाद करने में जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, इसकी भाषाओं में संवाद करने में भी ये सक्षम होता है, तो इसमें की स्टोरेज की आवश्यकता होती है। फिर है ये बहुत कुशल है, हाँ ये बहुत कुशल है, भाषाओं में बहुत कुशल है। फिर है एनएलपी कंप्यूटरों को उनकी भाषाओं में मनुष्य के साथ संवाद करने में भी मदद करता है। ये भी करेक्ट है, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज जो प्रोसेसिंग है, ये अप्रत्याशित का कोई सेंस नहीं है इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, अत्यंत बड़े डेटा सेट जो विश्लेषण किए जाने पर उपयोगी जानकारी प्रकट कर सकते हैं और पैटर्न कहे जाते हैं। अत्यंत बड़ा डेटा, तो विशाल डाटा इसका करेक्ट आंसर लग रहा है। अत्यंत बड़ा डाटा सेट जो विश्लेषण किए जाने पर उपयोगी जानकारी प्रकट करते हैं और पैटर्न कहे जाते हैं, विशाल डेटा कहलाते हैं, बिग डेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक अर्थमेटिक के प्रवर्तक हैं। मतलब लॉजिक और अर्थमेटिक, जो बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है, ये जाना जाता है क्लाउड सैनन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लाउड सैनन। फिर नेक्स्ट है, एसएसडी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। एसएसडी का पूरा नाम होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव किसमें है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये एक स्टोरेज डिवाइस होती है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, MOEMS का पूरा नाम क्या है। MOEMS का पूरा नाम हो जाएगा माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। क्या हो जाएगा, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम इसका पूरा नाम हो जाएगा। इसके माध्यम से सूक्ष्म आकार के जो सिग्नल होते हैं उनको तेजी के साथ डेटा को जोड़ने में इसका मदद किया जाता है, इसका कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2016 में एक मान्य मेनू आइटम नहीं है। अगर माइक्रोसॉफ्ट आपने स्क्रीन में देखा होगा कंप्यूटर पे, तो उसमें व्यू का ऑप्शन होता है और मेलिंग्स का भी ऑप्शन होता है, होम का भी ऑप्शन होता है। ये सारे जो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आप जब खोलेंगे यहाँ पर रिबन आइकन होता है, यहाँ पर ये सारे ऑप्शन दिए रहते हैं। तो ये सारे ऑप्शन होते हैं डाटा को छोड़कर, डाटा नाम का कोई ऑप्शन नहीं होता है, डाटा नहीं होता है। इसमें पूछा कौन सा आइटम नहीं है, तो यही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को क्या कहा जाता है। जब हम कोई चीज़ फिल कर देते हैं एक बार और उसमें डेटा सेव हो जाता है, तो फिर वो ऑटो फिल ले लेता है अपने आप से ही, तो ये ऑटो फिल की सुविधा देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सेंसेरिफ निम्न में से कौन सा फॉन्ट सेंसेरिफ है। सेंसेरिफ संवेदनशील होता है। सेंसेरिफ, इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एरियल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित किस विकल्प द्वारा विंडो को दो भागों में विभाजित या बांटा जा सकता है। दो भागों में मतलब दो स्क्रीनों चलने लगेगी, एक में अलग काम होने लगेगा, एक में अलग। तो ये किस पर आधारित होता है, ये होता है, पहले ऑप्शन दिए गए हैं कि किस पर जाना पड़ेगा। पहले व्यू सेक्शन में जाना पड़ेगा, फिर विंडो में जाएंगे, फिर इसको स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट मतलब दो भागों में बढ़ जाएगा। तो इसका पूरा प्रोसेस ये होता है। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल भेजते समय BCC क्या दर्शाता है। BCC का पूरा फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। किसमें दिया है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसमें कॉमन दिया गया है, ठीक है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होता है, ये यदि कोई सेंडर जो होता है, जो मेल भेज रहा होता है, एक साथ कई लोगों को जब मेल भेजता है, क्योंकि काफ़ी सारे यूजर नेम को सेलेक्ट करता है, यदि वो BCC सेलेक्ट कर लेगा तो किसी को नहीं दिखेगा कि ये मैसेज मेरे अलावा किसको भेजा गया है, तो वो BCC सेलेक्ट करता है, वही है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसी में एक होता है फॉर्म CC, तो वो होता है कार्बन कॉपी। जब कार्बन कॉपी सेलेक्ट करता है तो वो देख सकता है, जो रिसीवर है वो ये देख सकता है कि ये मैसेज मेरे अलावा और किसको किसको भेजा गया है, ठीक है। वो होता है कार्बन कॉपी, ये है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरेक्टिव है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन
इंटरेक्टिव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सीधे कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं करता है, तो ये हो गया नॉन इंटरेक्टिव। ये एक ऑपरेटर है जो सामान्य आवश्यकता वाले सामान्य कार्य कर लेता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नॉन इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम बैच प्रोसेसिंग हो जाएगा। फिर अगला है कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। सारे कथन देखेंगे कौन सा कथन सही है। कि केवल कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बनता है, गलत। फिर अगला है कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित करता है, नहीं, स्वयं सारी जानकारी नहीं इस पर सेट किया जाता है। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बनता है, नहीं, केवल हार्डवेयर से भी नहीं बनता है। फिर है यह एक इलेक्ट्रिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित पुनः प्राप्त और संसाधित करता है, प्रोसेस करता है मतलब। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। अब जो 81 से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ये यूपीजीके से रिलेटेड 20 क्वेश्चन होंगे आने वाले। इसका पहला क्वेश्चन है कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है। तो जो कानपुर में ये चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, ये चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और ये 1975 में इसका स्थापना की गई थी। फिर नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के प्रथम 5 सबसे बड़े नगर। बड़े नगर हो जाएंगे, इसमें जो ऑप्शन सही किया गया है बता दें, ये 2001 की जनगणना के अनुसार सही किया गया है। जो इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ। लेकिन जो 2011, क्योंकि अभी 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं है, तो 2011 के अनुसार देखेंगे तो कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और आगरा, मेरठ हो जाएगा। तो इसको छोड़ दीजिए, जब यहाँ पर विशेष क्योंकि ये जो ऑप्शन दिया गया है सी ये एक के अनुसार दिया गया है, तो छोड़ देंगे। बाकी जो सही मतलब जो 2011 की अगर बात की जाए तो उसके अनुसार कानपुर नगर हो जाएगा पहले नंबर पे, फिर लखनऊ, फिर तीसरे पे गाजियाबाद है। 2011 की जनगणना के अनुसार, अभी जो बोल दिया वो वाराणसी बोला वो गलत है, वो 2001 के अनुसार है। लेकिन 2011 के अनुसार यदि देखा जाए तो कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, फिर वाराणसी है। फिर अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में डैश के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कन्या सुमंगला योजना। इसकी डेट पूरी याद रखेंगे, 25 अक्टूबर 2019 है, ठीक है, 25 अक्टूबर 2019 मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरुआत की गई थी। इसमें क्या, इसमें पूछा है योजना की शुरुआत लड़कियों के लिए रोजगार के अवसर, या लड़कियों के लिए डिजिटल साक्षरता, लड़कियों के लिए खेल में भागीदारी के अवसर, या लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक। ये सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। इसका उद्देश्य बालिकाओं को सशक्त बनाने से संबंधित था। और इस योजना के अंतर्गत जिस परिवार में जैसे कन्या जन्म लेती है उसमें से 2 बालिकाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। पहले शुरुआत में ये 15,000 की धनराशि थी, लेकिन अभी हाल ही में इसको 25,000 कर दी गई है, ठीक है, 25,000 कर दी गई है और ये 6 चरणों में दी जाती है। अगला क्वेश्चन है संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो संगम योजना विकलांगों से संबंधित है, विकलांगों की कल्याण वृद्धि से संबंधित है। 1996 में से शुरुआत की गई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी विकलांग जो व्यक्ति होते हैं उनको भी आर्थिक सहायता दी जाती है। संगम योजना विकलांगों के कल्याण वृद्धि से सुरक्षित संबंधित है। फिर नेक्स्ट है पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। पीएसी विद्रोह 1973 के समय जो तत्कालिक मुख्यमंत्री थे ये कमलापति त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर अगला है कन्हैया लाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कन्हैया लाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है आपका आगरा में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। तो सहारिया है, सहारिया क्योंकि सहारनपुर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सहारिया कहाँ पाई जाती है, सहारनपुर में। बाकी गोंड, चेरो, खरवाल ये हो जाएगा आपकी वाराणसी से संबंधित। फिर नेक्स्ट है अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, कहाँ से प्रकाशित होती है, गोरखपुर से। गोरखपुर में गीता प्रेस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है, ये गोरखपुर से, और ये एक धार्मिक पत्रिका है। फिर अगला क्वेश्चन है 89, इसमें बताना है, सुमेलित करना है
ऐतिहासिक मेले हैं और स्थान क्षेत्र दिया गया है। इसमें सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। देखेंगे बल विहार का मेला। बल विहार का मेला लगता है झांसी, मतलब ये बुंदेलखंड का ही क्षेत्र हो गया, यूपी एमपी के बॉर्डर में। तो बुंदेलखंड ये सही दिया गया है, ये क्षेत्र दिया गया है। अगर स्पेशली पूछा जाए तो झांसी। फिर है बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला पशु मेला जो होता है ये कहाँ लगता है, ये आगरा में लगता है। इसमें पश्चिम दे दिया है तो पश्चिम भी ठीक है, मैप मैप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पश्चिम में ही है आगरा, ये भी ठीक है। फिर है बलदेव छठ का मेला। पूर्वांचल, पूर्व में तो कुशीनगर वगैरह, ये पूर्व नहीं। ये क्योंकि ये जो बलदेव छठ का मेला होता है ये मथुरा में लगता है, पश्चिम की तरफ लगता है। इसमें पूर्वांचल दे दिया है तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही गलत हो जाएगा। ठीक है। और शुक्रताल का मेला, ये शुक्रताल का मेला लगता है मुजफ्फरनगर में, ये ठीक है। ठीक है, तो ये मैचिंग इसका सी, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर देखेंगे कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण एक स्थल है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, या यहाँ इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, या इन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था। नहीं, पहला उपदेश तो श्रावस्ती में दिया था, और नहीं, पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, अत्यधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। और यहाँ पर इनका मृत्यु हुई थी, तो ये ऑप्शन सही है। यहाँ पर जो कुशीनगर है ये गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। मृत्यु को क्या, जो मृत्यु की घटना है इसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो जो फ्रांसीसी यात्री बर्नियर था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बर्नियर ने काशी को भारत का क्या, एथेंस कहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंका एयरलाइंस की थी, या कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना था? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डी नहीं, लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंका की थी, ये ठीक है। लेकिन कुशीनगर ये नहीं पता। अगर अगर आप ये, क्योंकि 2021 का क्वेश्चन है करंट का, यदि देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विषय में तो कुशीनगर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यूपी का। उत्तर प्रदेश का पहला है लखनऊ, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है कुशीनगर, और जो चौथा है ये जो अयोध्या वाला है, और जो पांचवा है या निर्माणाधीन है, कौन सा, जेवर हवाई अड्डा। तो अब उत्तर प्रदेश में कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, 21 के करंट के आधार पर आधारित है। फिर है उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं सिंगरौली, सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, बी करेक्ट हो जाएगा, सिंगरौली। सोनभद्र प्रसिद्ध है किसके लिए, कोयले के भंडार के लिए। अगर है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो जो आगरा है, आगरा भी आयात निर्यात से संबंधित है। यहाँ सिल्क कॉर्पोरेट और हस्तशिल्प का सामान, संगमरमर उत्पादन होता है, ये निर्यात विकास से संबंधित है। खुर्जा जो है, बुलंदशहर का खुर्जा, ये सैरामिक के लिए प्रसिद्ध है, ये भी नहीं है। मेरठ में खेल के सामान से संबंधित है, यहाँ भी इसका निर्यात आयात होता रहता है। प्रयागराज से संबंधित कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। तो कृषि में, उद्योग में, व्यापार तथा वाणिज्य में, सेवाओं में। तो इसका सेवाओं में राइट आंसर इसका सही हो जाएगा, सेवाओं में। फिर अगला है, यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय स्थित है कानपुर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम है, मुख्यालय कानपुर में स्थित है। फिर नेक्स्ट है, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। तो जो प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क के नाम से जाना जाता है, ये किसके नाम पर है? तो ये है चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर ही ये शहीद हुए थे, मतलब खुद को गोली मार ली थी अल्फ्रेड पार्क में। अब इस पार्क को चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज में स्थित है। फिर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है। जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है ये है रिहिंद परियोजना। रिहिंद परियोजना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किस जिले में है? सोनभद्र जिले में। रिहिंद परियोजना सोनभद्र जिले में है। और ये यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण एक बांध भी है जिसे रिहिंद बांध के नाम से भी जाना जाता है। और जो रिहिंद बांध है इस पर ही गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम भी दिया गया है। इसको इस नाम से भी जाना जाता है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। और जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के नाम से जाना जाता है वो भी गोविंद बल्लभ पंत सागर को ही जाना जाता है। जो बहुउद्देशीय परियोजना है ये भी रिहिंद परियोजना है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी। ठीक है, कहाँ पर है? सोनभद्र जिले में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में हरित क्रांति के लिए जो ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं ये कौन से हैं? ब्रेड बास्केट के नाम से जो जाने जाते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। फिर है उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। फिर है उत्तर प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, इसको ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर उन्नत प्रकार की कृषि होती है, कृषि से संबंधित है, इसलिए इसको ब्रेड बास्केट कहा जाता है। हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। और हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। और भारत में हरित क्रांति के जनक किसे जाना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। फिर नेक्स्ट है, यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है। तो यूपी की जो प्रमुख तिलहनी फसल है ये है राई और सरसों। ऑप्शन के अकॉर्डिंग राई और सरसों, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ये टोटल थे 100 क्वेश्चन। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट या यूजफुल रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ये दूसरा वीडियो था इससे रिलेटेड जो वीपीओ का एग्जाम में। और इसके बाद जो वीडियो रहेगा ये प्रैक्टिस सेट तीसरा का रहेगा। और ये वाला अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसका आंसर की के साथ इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, जिससे आप बाद में जो प्रैक्टिस या रिविजन करें तो उसके लिए आसानी होगी। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।